की एक मेन रिएक्शन पढ़ ली थी, दैट इज हेलोजिनेशन। एल्केन की हेलोजन से रिएक्शन करते थे और हेलोजन से रिएक्शन करने पे प्रोडक्ट बन रहा था एल्काइल हैलाइड। ये एक फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी। रिएक्टिविटी के नाम पे अगर हाइड्रोजन कहें कौन सी पहले हटेगी, तो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। 3 स्टेप में चली थी, चेन इनिशिएशन, प्रोपोगेशन एंड टर्मिनेशन। इनिशिएशन होमोलिटिक बॉन्ड फिशन होता है, स्लोएस्ट स्टेप है, रेट डिटरमाइनिंग है, और फ्री रेडिकल्स हेलोजन के बनते हैं। एल्केन क्यों नहीं टूटता, कार्बन कार्बन बॉन्ड क्यों नहीं टूटता, क्योंकि सीएल सीएल बॉन्ड की एनर्जी कम थी सीएच या सीसी बॉन्ड से। हेलोजिनेशन रिएक्शन में हेलोजेंस में F2 सबसे ज्यादा रिएक्टिव है और एक्सप्लोसिव भी है, फिर Cl2 Br2 I2 है। लेकिन I2 जो है वो रिएक्शन जो है मोस्ट सेलेक्टिव है, दैट इज हमेशा टर्शियरी हाइड्रोजन ही हटाएगी, फिर Br2, फिर Cl2, फिर F2। I2 रिवर्सिबल है, उसे इरिवर्सिबल बनाने के लिए हम यूज करते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक HMO3। ये सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इस चैप्टर में एल्केन। इसके बाद हमने पढ़ लिया था कंबशन। कंबशन होता है एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्शन करें और CO2 और वाटर बन जाए, दैट इज कंबशन। थर्ड रिएक्शन है कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन क्या है बच्चों, कि अगर आपके पास कोई एक एल्केन है, सपोज ये मीथेन है, ठीक है, CH4 मीथेन, ठीक, और मीथेन का हमने ऑक्सीडेशन किया है बाय यूजिंग कॉपर, ठीक है। कॉपर एट गिवन टेम्परेचर होगा, प्रेशर होगा, तो ये ऑक्सीडेशन में अल्कोहल तक जा सकता है। तो कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन का एक बारी मतलब समझिए क्या है बेटा, ये है एल्केन या एनी हाइड्रोकार्बन। ये एल्केन ऑक्सीडाइज जब होता है तो पहला प्रोडक्ट बनते हैं अल्कोहल। ये अल्कोहल 1 डिग्री या 2 डिग्री होते हैं। अगर 1 डिग्री अल्कोहल होते हैं तो आगे ऑक्सीडाइज होके ये एल्डिहाइड देते हैं, जिन्हें कार्बोनिल कंपाउंड कहते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड आई होप सो आप लोग जानते हैं, एल्डिहाइड एंड कीटोन आर कार्बोनिल कंपाउंड। और 1 डिग्री अल्कोहल जब होता है तो एल्डिहाइड में CHO यानी एल्डिहाइड बनता है कार्बोनिल कंपाउंड में, और 2 डिग्री अल्कोहल अगर होता है तो कीटोन्स बनते हैं। तो 1 डिग्री से एल्डिहाइड और 2 डिग्री से कीटोन्स बनते हैं। और कार्बोनिल कंपाउंड का फिर आगे ऑक्सीडेशन अगर हम कर देते हैं तो ये बन जाते हैं बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड। ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। और कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, दैट इज चॉइस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है उसके हिसाब से है। और अगर आपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भयंकर ले लिया कोई, और भयंकर कहने का मतलब सबको निपटा देगा और फाइनली CO2 वाटर में चेंज कर देगा। तो अगर आपने एयर में कंबशन कर दिया तो CO2 वाटर बन गया, जैसा हमने लास्ट टर्म पे पढ़ा था कि कंबशन करेंगे CO2 वाटर। आज हम ये बता रहे हैं कि कंबशन तो एकदम फाइनल स्टेज होती है, अनकंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन होता है। अगर हम उसे कंट्रोल करें तो बीच के प्रोडक्ट भी बन सकते हैं, यहां तक कि अल्कोहल भी बनाया जा सकता है, कार्बोनिल भी बन सकता है और कार्बोक्सिलिक एसिड भी। तो एल्केन का ऑक्सीडेशन करके ये प्रोडक्ट भी बनाए जा सकते हैं। एक बारी एनसीईआरटी पे नजर डाल लीजिए बच्चों। ये देखिए एनसीईआरटी ने लिखा है कि अगर आप अल्कोहल का एल्केन का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो कॉपर एट 523 केल्विन। तुम कहां बीच में चले आ रहे हो यार, वर्ड्स से नहीं, ठीक है, हटो। कॉपर एट 523 केल्विन एंड 100 एटमॉस्फेयर प्रेशर गिव्स विद कॉपर मीथेन, ठीक है, मीथेन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, सॉरी, मीथेन विद कॉपर, कॉपर की प्रेजेंस हो, 523 केल्विन टेम्परेचर हो, नियरली 350 डिग्री सेंटीग्रेड है और 100 एटमॉस्फेयर है, तो मिथाइल अल्कोहल बन जाए। तो ये रिस्ट्रिक्टेड है, जरूरी नहीं है इथेन से इथाइल अल्कोहल बन जाए, समझ में आ रहा है। तो ये सेलेक्टिव कह लीजिए या ये पर्टिकुलर है। और ऐसे ही मीथेन का एक और दे रखा है मोलिब्डेनम ऑक्साइड, इस कैटलिस्ट को ले लेंगे तो फॉर्मल्डिहाइड बन जाएगा। और अगर इथेन है और मैग्नीज ऑक्साइड ले लें तो इथेनोइक एसिड बन जाएगा। तो सिंपल है कि अलग अलग टेम्परेचर, प्रेशर और कैटलिस्ट के साथ ये अलग अलग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, बेसिकली अलग अलग प्रोडक्ट बन सकता है। तो अगर मिथाइल अल्कोहल बनाना है तो कॉपर 523 केल्विन चाहिए। अगर हमें मिथाइल अल्कोहल बनाना है तो कॉपर एंड 523 केल्विन चाहिए, ठीक है।
नहीं बेटा, हम क्लियर नहीं, कुछ और देख रहे थे। डायरेक्ट बोर्ड भी आता है ना, ये है शायद। नहीं, ये तो इनका बोर्ड आ गया, इनका बोर्ड हमें नहीं चाहिए। हमारा ही बोर्ड कहाँ है? ओके, अभी आ जाएगा बेटा, एक सेकंड रुकिए, टेंशन ना लीजिए। ओके, अब यार इसको शिफ्ट करते कैसे हैं, इसके वाले मुझे ऑप्शन ढूंढने पड़ेंगे ना। इसे ऊपर नीचे कैसे करेंगे? यहाँ कहीं दिख रहा है पेज आगे करने का? अबे यार तुम तो ना, भाई हट जा, बदतमीज, हट। वो बैक करने का होगा, यहीं आ जाते हैं तमीज पे, हैं जो आता है उस पर काम करते हैं। ये रहा मीथेन, मीथेन का ऑक्सीजन, ये रहा कॉपर, 523 केल्विन एंड 100 एटमॉस्फेयर प्रेशर, इट विल गिव मिथाइल अल्कोहल। ठीक है, दूसरा था मीथेन, इसका ऑक्सीडेशन कर दें यूजिंग मोलिब्डेनम ऑक्साइड कैटलिस्ट, गिव्स यू फॉर्मल्डिहाइड, gives you HCHO which is formaldehyde। और एक था इथेन, CH3, इसका कंबशन करें यूजिंग मैग्नीज एसीटेट कैटलिस्ट। फिलहाल ये आप लोगों से कोई नहीं पूछने जा रहा क्योंकि ये कोई जनरल मेथड्स नहीं है, बट हमें पता होनी चाहिए जितना एनसीईआरटी में दे रखा है, इसलिए मैं आपको विद एनसीईआरटी रेफरेंस साथ साथ दिखा रहा हूँ कि यही तीन दे रखे हैं, ये तीन आप ध्यान रखिएगा। दे आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट नॉट लीस्ट। ओके, तो ये रहा हमारा कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, और कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन में ये रहा हमारा मीथेन से मिथाइल अल्कोहल, फॉर्मल्डिहाइड एंड एसिटिक एसिड। विद बैलेंसिंग देखनी है तो ये देख लीजिए, ट्वाइस मीथेन की रिएक्शन ऑक्सीजन से मिथाइल अल्कोहल है, मीथेन और ऑक्सीजन फॉर्मल्डिहाइड एंड वाटर है, और ट्वाइस इथेन थ्राइस ऑक्सीजन इथेनोइक एसिड एंड वाटर बनता है। ठीक है, एक और दे रखा है चौथा, ये रहा चौथा कि अगर KMnO4 ले लें और टर्शरी हाइड्रोजन हो, 3 डिग्री कार्बन की हाइड्रोजन हो, तो टर्शरी अल्कोहल बन जाएगा। तो KMnO4 के साथ टर्शरी हाइड्रोजन कन्वर्ट इनटू अल्कोहल। तो ये वाला एक पॉइंट और दे रखा है चौथा। ठीक है, ये चार ध्यान रखें। टर्शरी हाइड्रोजन वाला थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये, क्योंकि ना KMnO4 आगे कई जगह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए टर्शरी या KMnO4 का एल्केन के साथ इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने KMnO4 लिया है तो क्या होगा। तो KMnO4 इस टर्शरी हाइड्रोजन को हटा के OH ग्रुप ले आता है, दिस वन इज अल्कोहल। ठीक है, ऑक्सीडेशन, कोई डाउट? नेक्स्ट बेटा, अगली हेडिंग पे आ रहे हैं। बताइए बच्चों, ऑक्सीडेशन में किसी बच्चे को डाउट है तो पूछिए, नहीं है तो वन टाइप करिए, मुझे पता लग जाएगा सारे आगे नहीं आगे। ऑक्सीडेशन क्लियर है, वन टाइप कर दीजिए। विजय आ गए हैं, अभिषी हैं, वंशिका हैं, सात्विक हैं। ओके, और कोई? चलिए नेक्स्ट हेडिंग पे आते हैं। ओके, अगला क्या है हमारा? अगले दो रिएक्शन है, एक का नाम है आइसोमराइजेशन और एक का नाम है एरोमेटाइजेशन। बेसिकली दोनों ही लगभग एक ही पैटर्न है, जरा समझो। पहला वर्ड है आइसोमेराइजेशन। व्हाट इज आइसोमेराइजेशन? आइसोमर्स का बनना ही तो आइसोमेराइजेशन है। यानी ये हमारे पास एक एल्केन है जिसको हमने कह दिया है नॉर्मल ब्यूटेन या एन ब्यूटेन। समझने की कोशिश करिए क्या कहना चाहते हैं। ये एक स्ट्रेट चेन है, इसमें हमने कुछ हीट किया, कुछ रिएजेंट ऐड किए, जैसे AlCl3, HCl, ये लुईस एसिड्स हैं, ऐसे एजेंट ऐड किए, और इसके बाद देखा हमें ये मिलने लगा। क्या मिलने लगा बच्चों? हमारा एक कार्बन के ब्रांच में आ गया और वो आइसोब्यूटेन बनने लगा। दैट इज द प्रोसेस इन विच नॉर्मल एल्केन चेंजेस इनटू आइसोएल्केन। या ये कहें कि यहाँ सारा 1 डिग्री और 2 डिग्री थे, 1 डिग्री कार्बन और 2 डिग्री थे, और यहाँ 3 डिग्री कार्बन बन सकता था, विच इज मोर स्टेबल, क्योंकि एल्केन 3 डिग्री से हाइड्रोजन जल्दी रिएक्ट करती है, तो 3 डिग्री कार्बन बनाना बेहतर रहता है। और इस प्रोसेस को कहते हैं हम
आइसोमेराइजेशन। ये रहा एल्केन, एक लॉन्ग चेन एल्केन है जो स्ट्रेट चेन है, जैसे इन्होंने हेक्सेन लिखा है शायद, और ये हेक्सेन को जब इन्होंने हीट किया तो ये 2 मिथाइल या 3 मिथाइल पेंटेन बन सकता है, 2 और 3 का मिक्सचर दिया है, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज आइसोमेराइजेशन। कैटलिस्ट का नाम है एनहाइड्रस AlCl3 एंड HCl। Normal alkane on heating in presence of anhydrous AlCl3 and HCl gas isomerize to branch alkane. The major products are given below. Some minor products are also possible, which you can think over. Minor products are generally not reported in organic reaction. आपकी शुरुआत है इसलिए ये बता रहे हैं आगे के लिए कि किसी भी रिएक्शन में एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनते ही बनते हैं, लेकिन 100 में से 90, 95 और इवन मोर देन दैट वो मेजर प्रोडक्ट कहलाते हैं, जो इनका मेजर कंट्रीब्यूशन होता है। और ट्रेसेस में होते हैं कुछ पॉइंट्स में, कुछ 1%, 2%, वो माइनर प्रोडक्ट्स होते हैं। और माइनर प्रोडक्ट्स को हमें दिखाने की जरूरत नहीं है, इट शुड नॉट बी रिपोर्टेड, उसको आप दिखाएंगे नहीं तो चलेगा। लेकिन जहां जहां 80-20 है वहां तो मेजर माइनर वर्ड आप कह सकते हैं, मेजर है माइनर है, और माइनर 20 वाले को दिखाना पड़ता है। लेकिन जहां 50-50 है, 60-40 है, तो भैया दोनों ही कंट्रीब्यूशन में आते हैं, उन्हें दिखाइए। तो यहाँ 2 मिथाइल और 3 मिथाइल पेंटेन ये दो प्रोडक्ट बनेंगे, और ऑलमोस्ट दोनों नियरली इक्वल उसमें बन रहे हैं। ये किसी बच्चे को अगर याद आ गया हो कि यहाँ ना यहाँ सी पे पॉजिटिव चार्ज आता है, और वो 3 इधर और 2 इधर, 8 हाइपर कंजुगेशन हाइड्रोजन होते हैं। जबकि जब यहाँ पॉजिटिव चार्ज आता है तो 3 इधर, 2 इधर, 2 इधर, तो 7 हाइपर कंजुगेशन होते हैं। हाइपर कंजुगेशन से स्टेबिलिटी प्रूव करते हैं यहाँ, तो इसलिए ये स्लाइटली ज्यादा है इससे, स्लाइटली, लेकिन दोनों ही बहुत है। चलिए हम लौट के आए, आपके लेवल का पॉइंट क्या है बेटा? आपके लेवल में आइसोमेराइजेशन में टीचर क्या पूछ सकता है, या कंपटीशन में क्या क्वेश्चन बन सकता है कि जब नॉर्मल एल्केन, स्ट्रेट चेन एल्केन, ऑब्वियसली 4 या 4 से ज्यादा कार्बन का, क्योंकि 4 से कम कार्बन वाले रिएक्शन नहीं करते, तो 4 या 4 से ज्यादा कार्बन का एल्केन AlCl3 और HCl कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हीट करेंगे, इनके साथ हीट करेंगे, तो एक कार्बन ब्रांच में आ जाएगा और उसको हम आइसो एल्केन कहेंगे, वो इसका आइसोमर बनेगा। जैसे अगर आपको याद हो, हमने शुरुआत में GOC में 3 तरह की रिएक्शंस पढ़ी थी, दैट इज सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, इलिमिनेशन, 3 पढ़ी थी। चौथा मैंने आपसे कहा था बीच बीच में आएगी, देखते जाना, ये है चौथे टाइप की रिएक्शन विच इज कॉल्ड एज रीअरेंजमेंट। यहाँ बाहर से कुछ आया नहीं, यहाँ से कुछ गया नहीं, यानी सब्स्टिट्यूट भी नहीं हुआ, ऐड भी नहीं हुआ, इलिमिनेट भी नहीं हुआ, तो हुआ क्या है? रीअरेंज हुआ है। तो आइसोमेराइजेशन इज एग्जाम्पल ऑफ रीअरेंजमेंट रिएक्शन। क्या आइसोमेराइजेशन क्लियर है? टाइप 1, टाइप 2, ऑनलाइन वालों से कह रहा हूं, बाकी आपने लिख लिया मुझे दिख रहा है, और जिन्होंने नहीं लिखा वो अब लिख लीजिए। वेरी गुड बेटा, क्लियर है सबको? यहाँ पे कहना क्या है, नॉर्मल एल्केन या स्ट्रेट चेन एल्केन आर पास्ड ओवर AlCl3 एंड HCl कैटलिस्ट, देन ब्रांच एल्केन या आइसो एल्केन्स आर ऑब्टेन्ड। दिस इज अ रीअरेंजमेंट रिएक्शन एंड इट इज नोन एज आइसोमेराइजेशन। बेटा मैं इसे जानबूझ के मिटा नहीं रहा हूँ, इसी के साथ आपको एक और दिखाना चाहता हूँ जिसका नाम है एरोमेटाइजेशन। एरोमेटाइजेशन, थोड़ा बहुत आपको एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में थोड़ा बहुत तो नॉलेज होगी। एरोमा वर्ड होता है फ्रेगनेंस, प्लीजेंट स्मेल, उसके को एरोमा कहते हैं। और पेरेंट एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन है, बेंजीन एंड देयर डेरिवेटिव। जहां पे भी बेंजीन की रिंग हो, 6 कार्बन साइकिल में और 3 डबल बॉन्ड लगे हों, तो बेंजीन वाला जो फूल दिखता है ना, वो जो बेंजीन है वो पेरेंट एरोमेटिक है, इन सबका बाप है। तो वो पेरेंट एरोमेटिक कंपाउंड यहाँ बन जाता है। यानी अगर हम 6 कार्बन का एल्केन ले लें, मैंने अभी सादा लिख दिया है C6H14 और यहाँ N लगा दिया है, N कहने का मतलब ये नॉर्मल है, NC6H14 ये अगर ले लें, और यहाँ कैटलिस्ट कई ऑक्साइड हैं, Al2O3, Cr2O3, ZnO, MnO, ऐसे कैटलिस्ट हैं। अभी मैंने 2 लिख दिए हैं, Al2O3, Cr2O3 ऑक्साइड्स हैं। तो ये रिंग में चला जाता है और इससे 2 हाइड्रोजन निकल जाती हैं। तो 6 कार्बन थे, उन 6 कार्बन को ऐसे अगर दिखाएं तो यहाँ वाली 1 हाइड्रोजन और यहाँ वाली 1 हाइड्रोजन निकल गई। जब 2 हाइड्रोजन निकल गई तो इन दोनों ने बॉन्ड ओवरलैप किया और ये बन गया, दैट इज साइक्लोहेक्सेन। इसको और आगे अगर हम हीट करते हैं तो 3 हाइड्रोजन और निकल जाती है इन्हीं कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, और ये रिंग अंदर आ जाती है, विच इज बेंजीन। तो अगर हम हेक्सेन का करेंगे तो बेंजीन मिलेगी।
अगर हमने हेक्सेन की जगह हेप्टेन ले लिया, इससे ज्यादा कोर्स में नहीं है, अगर हमने हेप्टेन ले लिया तो 7 कार्बन की रिंग नहीं बनेगी, मतलब हमने कहा ना एरोमेटिक बनाने हैं, बेंजीन की रिंग दिखानी है, तो ये टोलीन बन जाता है, बेंजीन के ऊपर CH3 टोलीन, मिथाइल बेंजीन जिसे कहते हैं वो बन जाएगा। एक बार एनसीईआरटी पे नजर मार लेते हैं। एनसीईआरटी ने कहा है एरोमेटाइजेशन, एल्केन हैविंग 6 और मोर heating to 773 Kelvin and 10 to atmosphere pressure। बेटा 10 to that is atmospheric pressure में जब हम हीट करेंगे 10 to 20 atmospheric pressure में, तो ये देखिए बेटा कैटलिस्ट दिख रहे हैं आपको शायद, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्साइड ऑफ वेनेडियम, मोलिबिडिनम, क्रोमियम और एल्यूमिना, ठीक है, एल्यूमिनियम है, मोलिबिडिनम है, क्रोमियम है, मैंने आपको कहा ना कई कैटलिस्ट है, तो ये डीहाइड्रोजनेटेड हो जाता है, ये हाइड्रोजन निकालता है। ये एनसीईआरटी ने एक ही बार हाइड्रोजन निकाली है, मैंने आपको 2 स्टेप में बताया, पहले साइक्लो बनता है, उसे फिर हीट करना पड़ता है, तब बेंजीन बनती है। एनसीईआरटी ने कहा सीधा बनाओ और छुट्टी करो, कंडेंस करके लिखो, तो यहाँ हाइड्रोजन निकल के बेंजीन बन गई है, ठीक है। और नीचे एक पॉइंट लिखा है टोलीन, जिसे हम मिथाइल बेंजीन कहते हैं, तो टोलीन बनती है जब, अच्छा क्वेश्चन है विच एल्केन डू यू सजेस्ट, अगर हम हेप्टेन ले लेंगे जो अभी आपको मैंने दिखाया था 7 कार्बन का नॉर्मल एल्केन, तो उससे टोलीन बनेगी। अब हमसे ये कंफ्यूजन ना हो, हमसे ये गलती ना हो कि आइसोमेराइजेशन में कौन सा कैटलिस्ट लेते हैं और एरोमेटाइजेशन में कौन सा कैटलिस्ट लेते हैं, उसके लिए एक सरल तरीका मैं कहता हूं बेटा, एरोमेटाइजेशन मतलब रिंग बनी, समझ में आया, रिंग रिंग नहीं आया अभी भी, रिंग बननी है, बेंजीन रिंग। ऑक्साइड इसमें भी रिंग होती है, Al2O3 Cr2O3, इसमें भी एक रिंग है, वो रिंग शेप है, क्लियर। तो एरोमेटाइजेशन में रिंग बननी है, रिंग वाला कैटलिस्ट है, तो Al2O3 Cr2O3। आइसोमेराइजेशन में AlCl3 है। क्या आपको AlCl3 का स्ट्रक्चर पता है? हम ऐसे दिखा सकते हैं ना, वैसे ऐसा होता नहीं है, इट इज प्लेन ट्रायंगुलर, लेकिन हम ऐसे दिखा सकते हैं। तो आइसोमेराइजेशन जो होता है उसमें दूसरा वाला यूज हो रहा है जो टी शेप जैसा दिख रहा है, या इसमें काम भी बाद में यही हो रहा है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि एरोमेटाइजेशन में रिंग वाला कैटलिस्ट है, ऑक्सीजन वाला है, और आइसोमेराइजेशन में ब्रांच वाला कैटलिस्ट है AlCl। याद रख लो, नहीं तो टीचर रिंग बना देगा तुम्हारी कॉपी में, है नहीं, एक जगह तो रिंग बनेगी, टीचर ने एक नहीं दो रिंग बनानी है, एक और एक दो ऐसे करके, ठीक है। अच्छा मेरे समझ में नहीं आता, तू 1 0 देगा तो क्या उसकी अहमियत कम हो जाएगी? मैंने अधिकतर टीचरों को देखा है, जब भी मार्क्स देते ना, कहीं किसी बच्चे ने गलत किया, यूं फिर यूं और यूं, डबल 0 देने का बड़ा शौक होता है। अब उनसे पूछो क्या मतलब एक अंडे का आमलेट छोटा बनता है क्या? 2 अंडे देने जरूरी है तुम्हें? ठीक है, फिलहाल वॉट एवर देयर चॉइसेस, करने दो उन्हें। कई बच्चों को कह रहा सर ऐसी बातें मत किया करो, दिल को बड़ा धक्का लगता है। ये वो बच्चे कह रहे हैं जिनके नंबर अंडों में आते हैं, कह रहा सर बड़े चोट लगती है, ठीक है। लेकिन तुम लोग कम शातिर हो, हम तो अपने टाइम पे खूब शातिर। पर हमारे टीचर हमसे परेशान पता इसलिए रहते थे कि ये पढ़ते वढ़ते तो है नहीं, और नंबर इनके आ रहे हैं, पता नहीं कैसे आ रहे हैं, और नंबर आते भी नहीं थे। ऐसा नहीं है नंबर आ रहे हो कि हमने, तुम सोचो रेंचो की तरह पढ़ाई कर ली हो या कुछ हो, तो ऐसा कुछ नहीं हमारे में, पढ़ने तो हम कभी नहीं गए। लेकिन अगर टीचर 33 देता था तो हम 88 अपने आप कर लेते थे, हम उसे कर ले बेटा 33, हमारे तो 88 आ गए, है नहीं। तो हम थोड़े इंटेलिजेंट रहे बचपन से, घमंड कभी नहीं किया, लेकिन हमने घमंड नहीं है अपने पे, है ना। चलो तुम मत करना, बहुत मारे जाओगे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का टाइम है। तो ये हुआ एरोमेटाइजेशन और आइसोमेराइजेशन, ये तीनों क्लियर है। अब आज हमने 3 हेडिंग पढ़ी, स्लोली रिवाइज करो दिमाग में, कॉपी पे मत देखना, जैसे यहाँ ब्लैंक पेज है। अब सोचो 3 हेडिंग क्या पढ़ी? ऑक्सीडेशन, भैया ऑक्सीडेशन में सब याद रखना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन KMnO4 जरूर याद रखना। और KMnO4 में क्या है, अगर टर्शरी के एल्केन दिख जाएगा, टर्शरी हाइड्रोजन होगी, तो KMnO4 से अल्कोहल बनाए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी मिथाइल अल्कोहल भी बनता है, फॉर्मल्डिहाइड भी बनता है, एसिड भी बनता है। एसिड को याद रखना आसान है, जब एसिड वाला ही कैटलिस्ट होता है मैंगनीज एसीटेट, तो एसिड बन जाता है। और मोलिब्डेनम के ऑक्साइड में एल्डिहाइड है और कॉपर में अल्कोहल है, व्हाटएवर, अगर याद कर पाओ तो। फिर आया आइसोमेराइजेशन में क्या था, AlCl3HCl। फिर आया एरोमेटाइजेशन, 6 कार्बन या उससे ज्यादा वाले थे, और 6 कार्बन में बेंजीन बनेगी, 7 या उसके आगे वालों में बन जाएगी, 7 वाले में टोलीन बनेगी। 2 ही हमारे कोर्स में वही आती है। यहाँ तक क्लियर है? 1 टाइप करो, नहीं क्लियर है 0 टाइप करो, जो भी टाइप करना जल्दी करो, जग रहे हो तो। चलो क्लियर है।
ओफो विजय भसीन, तुम्हें तो कुछ ज्यादा ही क्लियर है। इस बेचारे को झटका लगा 0 वर्ड सुन के। 1 1 1 1 1 5-6 बार लिखा भाई ने। चलिए कोई दिक्कत नहीं, सदमे से बाहर आ जाएगा, कोई बात नहीं बेटा, हो जाता विजय, अब सॉरी लिख रही है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग पे आते हैं बेटा। अगली हेडिंग का नाम है पायरोलिसिस। व्हाट डू यू मीन बाय पायरोलिसिस? बेटा पायरो का मतलब होता है हीट, जैसे तुम्हें डांट पड़ती है उसे हीट के। लिसिस मतलब होता है टूटना, हीट किया और टूट गए, और एक बड़े हाइड्रोकार्बन से छोटा हाइड्रोकार्बन बनाना पायरोलिसिस कहलाता है। पायरोलिसिस इन केस ऑफ एल्केन, एल्केन में इसके लिए एक स्पेशल वर्ड दे दिया है विच इज नोन एज क्रैकिंग। तो यहाँ दो वर्ड हो गए, पायरोलिसिस एंड क्रैकिंग। क्रैकिंग टर्म है फॉर एल्केन। एल्केन में जब पायरोलिसिस करते हैं तो उसके लिए एक स्पेशल नाम दिया है क्रैकिंग, और इन जनरल टर्म है पायरोलिसिस। पायरो मतलब हीट, लिसिस मतलब टूटना। पायरोलिसिस में प्रोडक्ट तो फिक्स नहीं है क्या बनेंगे, बट ये गारंटेड है एल्कीन जरूर बनेगा। पायरोलिसिस में एक प्रोडक्ट एल्कीन जरूर बनेगा। यानी एक मैंने एक बड़ा हाइड्रोकार्बन ले लिया, मान लो 9 कार्बन का, 10 कार्बन का C9H20 लिया है, और इसको मैं हीट करूं, और हीट करने के बाद जरूरी नहीं है एक ही प्रोडक्ट बने, मतलब एक ही तरीके के बने, अलग अलग तरीके के बन सकते हैं। जैसे एक 4 कार्बन की एल्कीन बन गई, फिर एक 3 कार्बन का बन गया, C3H6 बना दिया, और अब कितना बचा जरा देख लेना, 4 और 3 7, यहाँ 2 कार्बन बचे हैं, 9 एंड 8, 9 नहीं सॉरी 8 एंड 6 14, 6 बचे हैं, 6 बचे हैं, 6 तो ये बन गया। तो इन तीनों का मिक्सचर बनेगा। क्लियर है क्या कहना चाह रहा हूं? लेकिन ये गारंटेड नहीं है कि ये 2 ब्यूटीन या 1 ब्यूटीन ही बनेगी। तुमने दोबारा पायरोलिसिस की, तिबारा की, कुछ भी बन सकता है। ये गारंटी है, क्योंकि टूट रहा है तो एल्कीन तो जरूर बनेगी। तो पायरोलिसिस या क्रैकिंग में एल्कीन जरूर बनती है, और दैट इज बेसिकली पायरोलिसिस जो है एल्केन में जब होगी तो हम इसे कह देंगे बेटा, एल्केन में जब होगी तब हम इसे क्या कह देंगे? क्रैकिंग। चलिए देख लें पहले एनसीईआरटी क्या कहना चाह रही है। बेटा एनसीईआरटी कहना चाह रही है हायर एल्केन्स ऑन हीटिंग टू हायर टेम्परेचर डिकम्पोजेस इनटू लोअर एल्केन। ऑब्वियसली हायर एल्केन को ही तोड़ा जाएगा, जो खुद ही टूटे हुए उन्हें क्या तोड़ेंगे, है ना, जो बड़े हैं उन्हीं को तोड़ेंगे, है ना। और यहाँ लिखा है लोअर एल्केन्स एंड एल्कीन, तो एल्कीन मेजर होती है। सच डिकम्पोजिशन रिएक्शन इनटू स्मॉलर फ्रैगमेंट्स बाय एप्लीकेशन ऑफ हीट इज कॉल्ड पायरोलिसिस और क्रैकिंग। इनने तो एक ही साथ लिख दिया पायरोलिसिस और क्रैकिंग, बट हायर लेवल पे आपको पढ़ाया जाएगा क्रैकिंग इज सब्जेक्टेड टू एल्केन। एल्केन के लिए क्रैकिंग है। अब इन्होंने C6H14 लिया, 3 अलग अलग सीरीज दिखा दी, ये कुछ भी बन सकता है। पायरोलिसिस ऑफ एल्केन इज बिलीव टू बी फ्री रेडिकल रिएक्शन। इस रिएक्शन मैंने आपको पहले ही बताया, एल्केन की मैक्सिमम रिएक्शन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होती है, और ये फ्री रेडिकल है। प्रिपरेशन ऑफ ऑयल गैस, पेट्रोल गैस फ्रॉम केरोसिन और पेट्रोल इन्वॉल्व प्रिंसिपल ऑफ पायरोलिसिस। तो पायरोलिसिस का हम यूज करते हैं बच्चों ऑब्वियसली बड़े एल्केन को छोटे में तोड़ने के लिए। तो केरोसिन, ऑयल, पेट्रोल, ये सारी चीजें एल्केन के डेरिवेटिव हैं, अगर आपको पता हो। गैसोलीन, पेट्रोल, डीजल में C16 है, पेट्रोल में C ऑक्टेन, आइसो ऑक्टेन और हेप्टेन, C6 से C9 तक पेट्रोल है। तो यूजुअली इनको तोड़ के हम पेट्रोल गैस या ऑयल गैस बनाते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल डोडेकेन, अ कंस्टिट्यूशन ऑफ केरोसिन ऑयल ऑन हीटिंग दिस मच टेम्परेचर इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम, पैलेडियम और निकल गिव्स अ मिक्सचर ऑफ हेप्टेन एंड पेंटीन। ये याद करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कोई गारंटी नहीं है हमेशा इन्हीं में टूटे, और कोई श्योरिटी नहीं है कि ये मेजर बने। यहाँ पेंटीन बन रहा है, पेंटीन में 1 पेंटीन भी है, 2 पेंटीन, तो याद नहीं करना, कंसेप्ट याद करना है। तो पायरोलिसिस में मैंने अभी तक आपको क्या पढ़ाया है कि हीट के ट्रीटमेंट से बड़े हाइड्रोकार्बन को छोटे हाइड्रोकार्बन में तोड़ना, जिसमें एल्कीन मेजर प्रोडक्ट बनेगी, उसे पायरोलिसिस कहते हैं। लेकिन एल्केन के केस में इसे क्रैकिंग कहा जाता है। बस इतना ही इंपॉर्टेंट। ये वाली रिएक्शन में बीच में स्केप कर गया था, लेकिन क्योंकि आपको दिख रही है तो एक बार दिखा देता हूं कि मैंने इसलिए स्केप कर दी क्योंकि ये कोल गैसिफिकेशन के नाम से हाइड्रोजन चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ाई कि हाइड्रोकार्बन कोई भी ले लें, उसमें स्टीम पास करते, चाहे कोल में भी स्टीम पास करें, तो वो CO और H2 के मिक्सचर में टूटता था। CO और H2 का मिक्सचर कहलाता था वाटर गैस या सिन गैस। तो ये सिन गैस बनना
एट निकल की प्रेजेंस और 1273 केल्विन, तो वहां डिटेल में पढ़ा है, ये रिपीट है, दैट इज सिन गैस का फॉर्मेशन है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन बनते हैं। तो ये हो गई बेटा रिएक्शन विद स्टीम एंड पायरोलिसिस, ठीक है। नाउ ये था वो जो मैंने आपको कल कहा था, दैट इज कंफर्मेशन, सीहॉर्स प्रोजेक्शन एंड दिस वन इज अदर न्यूमैन प्रोजेक्शन है, स्टैगर्ड इक्लिप्स। अगर आपके यहाँ पढ़ाए जाएंगे तो मैं आपको ये भी पढ़ा दूंगा। चलिए बच्चों, अगली हेडिंग अब हमारी स्टार्ट होगी एल्कीन। तो एल्कीन स्टार्ट करने से पहले काइंडली रिवाइज एल्केन कंप्लीटली। आपको एल्केन में कोई डाउट है तो पहले वो पूछिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं एल्कीन। 2 मिनट देख रहा हूँ। एल्केन आप पूरा रिवाइज कर लीजिए जितना आपने पढ़ा है। एल्केन में आपको रिवाइज में 3 चीजें रिवाइज करनी होती हैं। वन इज प्रिपरेशन, क्या क्या मेथड से पढ़ा था। आईयूपीएससी छोड़ सकते हैं, आप प्रिपरेशन से रिवाइज करिए। प्रिपरेशन, देन फिजिकल प्रॉपर्टीज, और मैम ने कराया है, क्या करा दिया मैम ने बेटा? रिवीजन करा दिया आपको? बोलो जल्दी से, मुझे आवाज नहीं आई बेटा अभिषेक। अच्छा ठीक है, करा दिया तो अच्छी बात है, मैं दोबारा करा दूंगा। प्रोजेक्शन तो ऐसी कोई खास इंपॉर्टेंस है नहीं, मुझे पता है। और अब धीरे धीरे कई स्कूलों का मेरे पास आने लगा है। शायद हार्टमैन में भी पी ब्लॉक मना कर दिया है, एंड और भी एक आध स्कूल ने एस ब्लॉक तक मना कर दिया, थर्मोडायनेमिक्स मना कर दिया, और गुरु में भी मना कर दिया है। कई चैप्टर्स मना कर दिए हैं, बट हम नहीं छोड़ेंगे, हम सारे ही करा के रखेंगे, ठीक है। चलिए जल्दी रिवाइज करिए, फिर हम एल्कीन स्टार्ट करते हैं। कंफर्मेशन आइसोमेरन है इसमें, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है। किसी ने कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए जल्दी से। तो आपको एल्काइल हैलाइड प्लस जिंक गिविंग यू एल्केन, मतलब रिएक्शन तो लिख के दिखानी है। ये थोड़ी कहेंगे कि वुड्स के में सोडियम हटा के जिंक डाल दो। जब वो सीधा फ्रैंकलैंड पूछा तो पूरी फ्रैंकलैंड रिएक्शन बताइए उसे। भाई ऐसा थोड़ी है तुम्हारा घर कहाँ है उसके पड़ोस में, उसका घर कहाँ है मेरे पड़ोस में, ठीक है। तो ये सब थोड़ी चलता रहेगा इसके पड़ोस उसके पड़ोस में, तो आपको पूरी रिएक्शन करके दिखानी होगी। नेक्स्ट टॉपिक पे आने वाले हैं एल्कीन। एल्कीन से पहले एल्केन में कोई डाउट है प्रिपरेशन प्रॉपर्टी एंड यूजेस में, जल्दी पूछो। वुड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, डी कार्बोक्सिलेशन इंपॉर्टेंट है, कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस इंपॉर्टेंट है, और कॉम्पिटिशन के लिए कोरी हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिकल प्रॉपर्टी में मेल्टिंग पॉइंट अधिकतर गलत हो जाता है, क्योंकि बच्चों को बॉइलिंग पॉइंट याद होता है, ब्रांचिंग से कम करना है, और हैवियर का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, तो इवन ऑड वाला पॉइंट स्किप हो जाता है, कॉम्पिटिशन में ज्यादा पूछा जाता है। और केमिकल प्रॉपर्टीज में फ्री रेडिकल है, ये ध्यान रखना है। हेलोजिनेशन ब्यूटेन आइसोब्यूटेन एलपीजी में है, मरकैप्टेन ऐड करते हैं, वो हम पहले पढ़ चुके हैं। नेचुरल गैसेस 80% मीथेन, और पेट्रोल जहाँ मिलता है, पेट्रोलियम जहाँ मिलता है उसके ऊपर की गैसेस नेचुरल गैस होती हैं। इट मेनली कंस्टिट्यूट ऑफ मीथेन। तो ये सारे हमारे पहले हो चुके हैं। मीथेन इज ऑल्सो नोन एज फायर डैम, मीथेन का एक नाम है फायर डैम, डीएमपी। एक्चुअली जो कोल माइंस होती हैं उनमें जो एक्सप्लोजन होते हैं वो यूजुअली मीथेन गैस की वजह से होते हैं, और इस वजह से इसका एक नाम दिया है फायर डैम। मीथेन बनाने के 2 मेथड और हैं। एक मेथड ये है एल्यूमिनियम कार्बाइड। इसमें अगर हम वाटर ऐड कर दें तो ये बनेगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड मीथेन। एल्यूमिनियम कार्बाइड में वाटर ऐड करने के बाद बनता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड मीथेन। और आपको मालूम है, जो बच्चे एस ब्लॉक 7 में पढ़ रहे हैं उन्हें पता है कि एल्यूमिनियम एंड बेरिलियम आर
डायगनली रिलेशनशिप रिलेटेड टू ईच अदर। तो बेरिलियम में भी अगर आप कार्बाइड में वाटर ऐड करेंगे तो बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड और मीथेन गैस मिलेगी। बेरिलियम का हाइड्रो ऑक्साइड एंड मीथेन गैस मिलेगी। तो ये मेथड मैंने सिर्फ इसलिए बताया है यहाँ पे, एनसीईआरटी में नहीं है, कि एस ब्लॉक सी ब्लॉक जो पढ़ रहे हैं, एस ब्लॉक में था कि बेरिलियम एल्यूमिनियम से मैच करता है, प्रूव करो। तो हम कहेंगे बेरिलियम के कार्बाइड वाटर से हाइड्रोलाइज होके मीथेन देते हैं और एल्यूमिनियम के भी मीथेन देते हैं, जबकि मैग्नीशियम या कैल्शियम कार्बाइड एल्काइन देते हैं। अभी एल्काइन में लिखेंगे भी उसे, वो दे रखा है। और एक और इनऑर्गेनिक प्रोसेस है मीथेन का, कि अगर हाइड्रोजन सल्फाइड की रिएक्शन कार्बन डाइसल्फाइड से करें इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर कैटलिस्ट तो भी मीथेन गैस मिलती है। अगर मैं इसे उल्टा लिखूं तो ज्यादा जल्दी आपको समझ में आएगा। मैं यहां लिख दूं कॉपर सल्फाइड, सॉरी कार्बन डाइसल्फाइड, और यहां लिख दूं हाइड्रोजन सल्फाइड। मीथेन की प्रिपरेशन है। तो व्हाट पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर कि इस मेथड को ध्यान से देखिए, या इन तीनों को ध्यान से देखिए, ये इनऑर्गेनिक मेथड्स हैं। मतलब एक स्टार्टिंग ये हुई थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म फ्रॉम ऑर्गेनिक। तो ओ माय गुडनेस, वीडियो पॉज हो रही है। मे भी इन्होंने इंटरनेट बंद कर दिया उधर, ऐसा लग रहा है मुझे भी। अगर पॉज हो रही है तो बाकियों को भी लग रहा है वीडियो पॉज हो रही है बच्चों? ठीक है, साथ में कभी देख पाते हैं। ठीक है, अभी 1 मिनट में देखता हूँ मैं क्या। गिव मी अ मिनट। हम्म हम्म नहीं यार, वीडियो पॉज होनी नहीं चाहिए। यहाँ पूरे सिग्नल आ रहे हैं, ये भी तो वही है। ओके, 5G नहीं चल रहा होगा इसका मतलब, कई बार ये हो जाता है। नहीं यार, 5G चल रहा है यार, ये मजे ले रहे हैं। बस तुम लोगों को क्या दिक्कत है, यहाँ 5G चल रहा है, सब कुछ सही है। होपफुली यहाँ सही है, मे बी थोड़ी देर के लिए हो गई वो प्रॉब्लम, यहाँ सही आ रहा है। तो ये हुआ मीथेन की ये वाली प्रिपरेशन, और ये इनऑर्गेनिक मेथड्स हैं, मतलब इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक ये है। ओफो, एक आध तो खाली बैठे हैं, बोले पढ़ना थोड़ी, हमें डिस्कशन करने। वो कह रहा मुझसे हमारे यहाँ भी 5G है, तो जीजा जी को बुला लो अपने, 5G चल रहा है, आ नहीं रहा है, अंबानी करेगा मैं करूंगा, बोले 5G मेरे यहाँ भी है। चलो भैया लौट के आओ, लड़ने आ जाते हैं। अब अगला टॉपिक है हमारा बेटा एल्कीन। दिस इज नेक्स्ट टॉपिक। इसका जनरल फॉर्मूला है CnH2n। ठीक है, एल्कीन्स का जनरल फॉर्मूला है CnH2n। लगे यहाँ देखना। तो एल्कीन्स वो हैं जिसमें एक पाई बॉन्ड प्रेजेंट होता है, एंड इट्स जनरल फॉर्मूला इज CnH2n। पहला मेंबर ऑब्वियसली C2H4 है, जितने कार्बन है दुगने हाइड्रोजन होंगे, एंड इट इज इथीन। ठीक है, फॉलोड बाय C3H6 होगा, तो इसको हम कहेंगे प्रोपीन। पहले दो मेंबर में डबल बॉन्ड की पोजीशन का पंगा नहीं है, क्योंकि डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे ही रहेगा, चाहे 2 कार्बन है चाहे 3 कार्बन है, जहां डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे ही है। बट ब्यूटीन से आइसोमर कह लीजिए या डबल बॉन्ड की पोजीशन सोचनी पड़ेगी। एक होगा 1 ब्यूटीन और एक होगा 2 ब्यूटीन। ये अगर हमने बनाया है दिस वन, तो ये कहलाएगा बेटा 1 ब्यूटीन। नंबरिंग यहां से शुरू हो जाएगी। IUPAC आप अच्छी तरीके से जानते हैं, इट इज 1 ब्यूटीन, खाली ब्यूटीन कह के काम चल सकता है। और अगर ये है CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3, तो ये कहला रहा है 2 ब्यूटीन। ठीक है बच्चों, तो यहाँ डबल बॉन्ड की पोजीशन बतानी पड़ रही है, और ये 1 ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन में कौन सा ज्यादा स्टेबल है, देखें कितने बच्चे ठीक से पढ़ रहे हैं। विच इज मोर स्टेबल, 1 ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन, एंड वाई? कौन सा ज्यादा स्टेबल है और क्यों? क्यों का भी आंसर देना है।
खाली ये नहीं कि हमने तुक्का मार दिया पैसे लग गए हमारे, हैं जुआ थोड़ी चल रहा है। हाँ भैया, विच इज मोर स्टेबल, वाई? सिमेट्री है। हाँ भैया विजय, आप अनम्यूट होके बताइए, 2 ब्यूटीन आप कह रहे हैं ज्यादा स्टेबल है, काहे 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 भैया काहे, जल्दी बताओ। लेकिन खाली आंसर मालूम था लेकिन रीजन नहीं। अरे बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। लेकिन ये आंसर दिया वंशिका ने। बेटा सिमेट्रिकल आंसर विजय गलत है, आंसर वंशिका बच्चे का सही है। बिल्कुल सही कहा कि 2 ब्यूटीन में इधर 3 और इधर 3, 6 अल्फा हाइड्रोजन है, हाइपर कंजुगेशन के 6 स्ट्रक्चर हैं, और 1 ब्यूटीन में सिर्फ ये 2 अल्फा हाइड्रोजन है, यानी हाइपर कंजुगेशन के 2 स्ट्रक्चर बनेंगे। और हमने पढ़ा था हाइपर कंजुगेशन क्या प्रूफ करता है, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, मोर द अल्फा हाइड्रोजन मोर द स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। वेरी गुड बेटा वंशिका, ये ज्यादा स्टेबल है 2 ब्यूटीन ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन। आईयूपीएससी में हमें टेंशन है नहीं, इसलिए हम पहली हेडिंग पे आ रहे हैं, दैट इज मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, एल्कीन कैसे बनाए जा सकते हैं, हाउ वी कैन प्रिपेयर एल्कीन लैब में या वैसे। ठीक है बच्चों, एल्कीन बनाने का एक आध तरीका हम पहले पढ़ चुके हैं, या नहीं भी पढ़ा तो हिंट मिल चुकी है। एक तरीका था इलिमिनेशन रिएक्शन, कुछ चीजें निकाल दो, इलिमिनेट कर दो तो एल्कीन बनेगी बनेगी। तो इलिमिनेशन रिएक्शन जो है वो मेजर है फॉर एल्कीन फॉर्मेशन। जैसे बच्चों ये मैंने लिया है 2 क्लोरो, चलो पहले सिंपल लेते हैं, मैंने ये लिया है क्लोरो इथेन या इथाइल क्लोराइड। वेरी गुड, इथाइल क्लोराइड में मैं चाहता हूं यहां से Cl निकल जाए, यहां से H निकल जाए। और अभी किसी एक बच्चे ने आंसर बोल दिया है कि इथाइल क्लोराइड में अगर आप अल्कोहलिक KOH डालेंगे, ये जो KOH होता है अल्कोहल की प्रेजेंस में, ये डीहाइड्रो हेलोजिनेटिंग एजेंट होता है, ये हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों को निकाल देता है। तो यहां से ये हाइड्रोजन निकालेगा और यहां से हेलोजन, और इस कार्बन की हाइड्रोजन अलग हुई है, इस कार्बन की हेलोजन, तो इन दोनों कार्बन की अनपेयर्ड वैलेंसी ओवरलैप करके एल्कीन या पेयर हो जाएंगे। तो बाय डीहाइड्रो हेलोजिनेशन ये एल्कीन बनेगी। तो आप ये ना हो कि खाली रिएक्शन लिख मरो, पूरा ध्यान से सुनो समझो फिर करो भैया। पहले आप समझिए क्या कह रहे, लैंग्वेज क्या बनी, लैंग्वेज क्या बनी। अरे यार ये मेरी घड़ी में बजता ना। आपकी आवाज अब आ रही है। आ गई आवाज? अरे वेरी गुड, हाँ। वेरी नाइस। when alkyl halide are reacted with, जब alkyl halide की रिएक्शन करेंगे dehydrohalogenating agent like alcoholic KOH, when alkyl halide reacted with alcoholic KOH ब्रैकेट में DHH dehydrohalogenating agent, then alkenes are obtained by elimination reaction। तो alkyl halide या हेलो एल्कीन की अगर हम रिएक्शन करें अल्कोहलिक KOH से तो एल्कीन्स बनती है। ठीक है, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके यहाँ के टीचर का फेवरेट होता है वो ये है क्वेश्चन, जरा ध्यान से देखिए क्या है और फिर एक साथ आप लिख लीजिएगा बाद में। ये लिखा है हमने 2 क्लोरोब्यूटेन, ये ब्यूटेन है, 4 कार्बन की चेन है बेटा, सेकंड पे लगा है क्लोरो, इट इज 2 क्लोरोब्यूटेन। और जैसे हमने यहां बताया था ना, इस कार्बन से अगर हेलोजन हट रही है तो पड़ोसी कार्बन से H हटेगा, जिससे अड़ोसी पड़ोसी वैलेंसी ओवरलैप करके एल्कीन बनाएंगे। अब इसके 2 पड़ोसी हैं, एक ये पड़ोसी है एक ये पड़ोसी है, किस पड़ोसी से हम Cl हटाएं, सॉरी H हटाएं। अरे वेरी गुड, तो यहां हम वहां से H हटाएंगे जहां H कम होंगे, और शायद मुझे ध्यान आ रहा है ये मैंने आपको बताया, अरे बहुत सही, इसे हम कहते हैं सैडजैफ रूल। अरे पढ़ाया तो है शायद, है ना? हाँ मैंने बताया है, बजट यस सर, आपने पढ़ाया है, आपने पढ़ाया है। वेरी गुड। तो पुअर बिकम्स पुअरर, गरीब को और गरीब बनाओ, ये सैडजैफ रूल होता है। फिलहाल ये रहा एल्काइल हैलाइड,
और इसमें इस कार्बन से हेलोजन निकलेगी, तो इसके पड़ोसी से H निकालना है। अगर मैं इस फर्स्ट कार्बन से H हटाता तो 1 ब्यूटीन बनती। 1 ब्यूटीन के हाइपर कंजुगेशन कम है, स्टार्ट हमने पहले ही डिस्कस किया स्टार्टिंग में। और अगर यहां से H हटाऊं थर्ड पोजीशन से तो 2 ब्यूटीन बन रही है, एंड 2 ब्यूटीन इज मोर स्टेबल देन 1 ब्यूटीन हाइपर कंजुगेशन की वजह से। और क्योंकि 2 ब्यूटीन ज्यादा स्टेबल है, वो ज्यादा बनेगी। और एक साइंटिस्ट ने कहा, ये अगर तुम हाइपर कंजुगेशन नहीं जानते हो तो सरल भाषा में सुन लो कि हाइड्रोजन हम वहां से निकालेंगे जहां हाइड्रोजन कम हो, लेकिन हो। कम हो का मतलब ये नहीं है हाइड्रोजन नहीं है तब भी कहो यहां से निकलेगा। हाइड्रोजन उससे निकाली जाती है जहां हाइड्रोजन कम है, एंड दिस रूल इज नेम्ड एज स्टैटजैक रूल। यहाँ अल्कोहलिक KOH लिखा होगा। ठीक है, तो आपको क्या एलिमिनेशन का ये पहला मेथड क्लियर है? पहला मेथड क्या हो गया बेटा? व्हेन एल्काइल हैलाइड आर रिएक्टेड विद अल्कोहलिक KOH। अच्छा बच्चों जरा ध्यान रखिएगा, अल्कोहलिक KOH की जगह कोई भी बेस हो सकता है स्ट्रॉन्ग, कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस। तो एक नोट करके पॉइंट लिख लेंगे, ऑल स्ट्रॉन्ग बेसिस आर डिहाइड्रोहेलोजिनेटिंग एजेंट। ऑल स्ट्रॉन्ग बेसिस, चाहे बेस कहो चाहे न्यूक्लियोफाइल, टेक्निकल न्यूक्लियोफाइल ज्यादा अच्छा टर्म है। ऑल स्ट्रॉन्ग बेसिस और न्यूक्लियोफाइल आर डिहाइड्रोहेलोजिनेटिंग एजेंट। तो ये आगे के लिए भी काम में आएगा, कॉम्पिटिशन में ये पॉइंट आता है। स्ट्रॉन्गर द बेस, मोर द पावर ऑफ डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। ओके बच्चों, मैं भी चाह रहा हूं कि आपका ये कोर्स एल्काइन जल्दी से जल्दी फिनिश हो जाए, जिससे कि जैसे ही ये फिनिश होगा तो हम इस बैच में रिवीजन स्टार्ट कर देंगे। जो जो आपके स्कूल में आ रहा है फिर वही पढ़ाना शुरू कर देंगे। मतलब ये वाला टॉपिक जैसे हाइड्रोकार्बन अभी बचा है, अभी टाइम लेंगे क्योंकि हम इसे धीरे ही पढ़ाएंगे, लेकिन उसके बाद हम आपको वो चैप्टर्स जो शुरू में कराए थे और शायद अब एग्जाम में आ भी रहे हैं, कुछ बच्चों के एग्जाम में तो आ ही रहे हैं, तो हम उन पे दोबारा से एक सुपरफिशियल कर देंगे, जिससे कि आपको एग्जामिनेशन क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि कुछ टाइम पहले कराया, कई बच्चों के यहाँ जैसे स्टेट्स ऑफ मैटर आ रहा है, एक बच्चे के यहाँ रेडॉक्स आ रहा था, तो बड़े परेशान थे कि हम भूल चुके हैं। तो मैंने उनसे भी यही कहा था कि जस्ट एक वीक और रुकिए एट द मैक्सिमम, मुझे इसे स्लोली वाइंड अप करने दीजिए, कोई स्पीड में वाइंड नहीं करना चाह रहा। जैसे आज मैंने सिर्फ 4 रिएक्शन पढ़ाई, अगर उंगलियों पे याद कर सको तो। एल्केन से शुरू किया था, एल्केन में क्या पढ़ाया था? पहले कंट्रोल ऑक्सीडेशन, पहले रिवीजन कराया, कंट्रोल ऑक्सीडेशन कराया, एरोमेटाइजेशन कराया, आइसोमेराइजेशन कराया, पायरोलिसिस कराया, ऑलमोस्ट खत्म कर दिया। और एल्कीन में एक ही चीज कराई है, सिर्फ एल्कीन की एक ही रिएक्शन, तो 4-5 रिएक्शन कराई। तो स्लो चला रहा हूं इसलिए कि आपको याद जल्दी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बेटा, आपके यहाँ जो जो एक्स्ट्रा आ रहा है, शायद एनवायरमेंटल किसी के यहाँ नहीं आ रहा है, तो वो छोड़ के जिसको जो भी टॉपिक रिवाइज करना हो काइंडली मैसेज मी, मैं उसके हिसाब से प्रायोरिटी सेट करके एज अर्ली एज पॉसिबल आपका रिवीजन स्टार्ट करूँ। ओके बच्चों, हैव ए नाइस थैंक यू सर। डे। Thank you, sir. Thank you, sir.